ADHD की असेसमेंट कैसे होती है, कौन करेगा और क्या AI कर सकता है? अडल्ट ADHD में ज़्यादातर तो वही लोग होंगे जो चाइल्डहुड से आ रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ, कुछ लेट पे प्रेजेंट करेंगे। What is time blindness? टाइम ब्लाइंडनेस एक बड़ी ADHD ब्रेन की कैपेसिटी इस मामले में महदूद है। यू नीड टू क्रिएट अ वर्किंग मेमोरी बाय योरसेल्फ। ये कैसे क्रिएट होगी? वो कि जब आप उस तरह फंक्शन नहीं कर रहे जिस तरह आपके काउंटर पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, घर वाले बाकी लोग फंक्शन कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप भी मुतासर होंगे। रिश्ते में क्या चैलेंजेस आते हैं इसकी वजह से? ब्रेन की कैपेसिटी में ही नहीं था, वर्किंग मेमोरी इश्यूज हैं, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे। ऐसे में जो पार्टनर्स हैं ADHD इंडिविजुअल्स के, वो कैसे अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं? आपने खुद बनना वर्किंग मेमोरी का पार्ट, तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई सर्टेन सेट ऑफ जॉब्स जो जिनके लिए इनको नहीं कोशिश करनी चाहिए? डेटा एंट्री इश्यूज में ऐसी जॉब जिसमें डेस्क पे बैठ के कांस्टेंट बैठना पड़ता है, ये एक ना ADHD की प्रॉब्लम है। उसको हम कहते हैं ब्रोकन मोटिवेशन। ये क्या होती है? उसके लिए हम कहते हैं 3 P's। पहला है पैनिक, दूसरा है पैशन, इंटरेस्ट, और तीसरा है आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एडल्ट ADHD के बारे में। असल में ADHD अटेंशन डेफिसिट अडल्टहुड में कैसा दिखता है, क्या बिहेवियरल चैलेंजेस हैं जो इन इंडिविजुअल्स को आते हैं, इन लोगों को अपनी जिंदगी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हम बतौर मुआशरा इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो अगर आप खुद ADHD के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपका कोई प्यारा इसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, या आप महज अपने बिहेवियर्स को समझना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आप ADHD के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। चलिए डॉक्टर साहब, गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं अपने आप से ही बात शुरू करती हूँ। मैं अक्सर औकात मुझे पता है टास्क इम्पॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट तक डिले कर देती हूँ। कभी कभी काम करते करते मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दूँगी। अगर मोबाइल नहीं भी यूज़ कर रही तो मेरा ध्यान कहीं इधर उधर चला जाता है। क्या मुझे ADHD है, या ये एक ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है मेरी ADHD को लेके? आई थिंक इसी तरह ही आजकल काफ़ी ये चीज़ है कि 1-2 सिम्टम्स की बेस पे हम लोग सेल्फ डायग्नोसिस कर देते हैं। और स्पेशली आजकल AI की वजह से अपने 2-3 सिम्टम्स अगर इंटरनेट से पूछें तो कुछ ना कुछ डायग्नोसिस बना देते हैं। तो जैसे आपने ज़िक्र किया, ये एक सिंपल एक सिम्टम जिसमें चीज़ों को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये दिस कुड बी वन ऑफ द सिम्पटम, वन ऑफ द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ ADHD, बट खाली इसकी बेस पे डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता। सो यहाँ से चलें अब एडल्ट ADHD की तरफ चलते हैं, जो कि आई एम श्योर आपने भी अपनी क्लिनिकल सेटिंग में रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा होगा, और मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में गुज़िश्ता 1-2 सालों में बहुत मरीज़ देखे हैं जो आते हैं कि हमारी ADHD असेसमेंट करते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, एडल्ट ADHD के मार्कर्स क्या हैं कि इस बंदे को, जिसको बचपन में डायग्नोसिस नहीं मिला, इसको ADHD हो सकता है? उसमें जैसे एक तो मैं ये ज़रूर एक्सप्लोर करता हूँ, अडल्ट ADHD जो भी हमें कह रहा है कि हमें है, तो हम उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। और दोबारा से हिस्ट्री लेने पे ये चीज़ साबित होती है कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे ठीक है। जो मास्क हो गए, जो मैनेज हो गए, हम्म। जिसकी वजह से डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। ठीक है। बल्कि आजकल जो लोग ADHD के साथ आ रहे हैं 30s 40s 50s में, वो लोग उस ज़माने में तो साइकियाट्रिस्ट भी बहुत कम थे, तो ये फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। उस ज़माने में बस ये कहा जाता था जी ये बच्चा बदतमीज़ है, ये पढ़ाई सही नहीं करता, ये मैट्रिक तक पढ़ेगा, आगे नहीं चलेगा। इस तरह के लेबलिंग करके उनसे वो बेचारे जो लोग हैं उनके साथ सलूक होता था। तो मेरे ख्याल में अडल्ट ADHD सबसे पहले देखना है कि कब प्रेजेंट करता है। ये उस टाइम प्रेजेंट करता है जब लाइफ में स्ट्रक्चर अचानक से हटा लिया जाए। जिस तरह स्कूलिंग में स्ट्रक्चर चल रहा है, तो जैसे ही वो स्ट्रक्चर हटाएंगे, यूनिवर्सिटी में इंसान आता है, जॉब्स में आता है, फिर उसको सेल्फ रेगुलेशन चाहिए। ADHD का प्रॉब्लम ही है कि सेल्फ रेगुलेशन मुश्किल है। कोई और रेगुलेट कर दे, कोई और स्ट्रक्चर बना के आपको दे दे, ये बहुत ठीक रहते हैं। सो जब तक फूफो पढ़ा रही थी, या जब तक टीचर पढ़ाने वाले आ रहे थे, यूनिवर्सिटी में भी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी हो रही थी, एक डेडलाइन और टास्क थे, सब कुछ ठीक चल रहा है, जिस पॉइंट पे आपके पीछे बैकअप पे कोई नहीं है और अब आपने खुद चलना है, वहाँ पे फिर मार्कर ज़्यादा नज़र आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। और नंबर 2, जहाँ पे उनकी जॉब ऐसी डिमांडिंग हो जिसमें ओवर स्टिमुलेशन, ओवरवेलमिंग स्टेट्स आ रही हैं, वहाँ भी फिर ये सामने नज़र आ जाएगा।
मुझे किसी ने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर साहब एक ईमेल आई हुई है, मैं इसको जवाब नहीं दे पा रहा। मुझे पता है क्या जवाब देना है, बस मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा। दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ अडल्ट ADHD कि वो एक काम उनको पता है कि हमने करना है और ये हमने करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते और एक ब्लॉक होता है, मेंटल ब्लॉक इस तरह का होता है कि वो उसको ना ब्लॉक को पार नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आई थिंक यहाँ पे सिर्फ ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है हम्म, कि ये ब्लॉक जो है ये एकदम 20-25 पे नहीं आएगा। इसके आपको साइंस और सिम्टम, जिस तरह आपने पहले कहा, बचपन में नज़र आ रहे होंगे तो आप कहेंगे कि इस शख्स को ADHD हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी इस पे मज़ीद वजाहत कर दें, चूँकि बहुत से पेशेंट्स आके एज एन माजरत के साथ एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं इसको अपनी प्रोकास्टिनेशन जस्टिफाई करने के लिए या लैक ऑफ अटेंशन जस्टिफाई करने के लिए कि हमें तो ADHD है, हम्म। और एट टाइम्स उनको ये लेबल चाहिए रिलीफ के लिए। तो अगर आप इस पे कुछ दो लफ्ज़ कह आई सकें। थिंक देखिए ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स ये आपने हम्म, बताए हैं, जिसको जिस तरह आपने बोला कि वो मास्क शायद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम्म, एक्चुअली होता ही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम्म, और ये अटेंशन का प्रॉब्लम होना, ये और भी साइकेट्रिक कंडीशंस में हो रहा है। हम्म, उसमें सबसे बड़ी तो मैं ये कहूँगा एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बेचैनी हम्म, घबराहट के जो अमराज हैं, उसमें सबसे पहले ये अटेंशन कंसंट्रेशन ही ख़राब होती है। हम्म, तो एक तो ये हम उस टाइम पे प्रॉपर असेसमेंट के बाद बताते हैं, बल्कि कई दफ़ा जो लोग आए हैं हमारे पास ADHD सेल्फ हम डायग्नोसिस के साथ, तो उनको एंजाइटी और डिप्रेशन ही बाद हम्म, में निकला कि वो था, और कुछ उनके बिहेवियर्स में ऐसी चीज़ें थी जो वर्स कर रही थी हम्म, उनकी अटेंशन प्रॉब्लम्स, वही जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना हम्म, या हम ड्रग एडिक्शन या कोई ऐसी हम्म, चीज़ें और। तो ये वजह थी कि कोई और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हम्म, भी हैं हम्म। जिसमें ADHD के कुछ सिम्पटम्स कॉमन हो सकते हैं। अच्छा, अब एक और मैं इसको डिलेमा ही कहूँगी जो मुझे एज अ क्लिनिशियन फेस करने को मिल रहा है। कुछ पेशेंट्स हैं, नेट से पढ़ाते हैं, आजकल AI का दौर है, उस पे टाइप करके आ जाते हैं, हुँ, डायग्नोसिस लेके आते हैं कि हमें ये है, आप बस हमें लिख दें ताकि हम किसी को दिखा सकें। हुँ। सो ADHD की असेसमेंट कैसे होती है, कौन करेगा और क्या AI कर सकता है? यस, आई थिंक ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है कि AI और हेल्थ केयर का जो एक इंटरफेस आ गया है। अच्छा, इसमें से पहली बात ये है कि अभी आप तमाम AI जो हैं सर्च इंजन जो चीज़ें हैं, उनके आप टर्म्स एंड कंडीशंस में ये क्लियर हुँ, कट आ गया है कि हेल्थ और हुँ, लीगल एडवाइस, मैं रिपीट करूँगा कि हेल्थ और लीगल एडवाइस AI से नहीं लेनी। अच्छा। और ये उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, वो हम नहीं पढ़ते और उसको कर देते हैं एग्री, वो तो हुँ, जैसे हमारा हुँ, सिस्टम है। और आमतौर पे अगर एज अ पेशेंट प्रेजेंट करें, हुँ, तो AI भी कह देता है कि जी डो गो टॉक टू योर डॉक्टर और डिस्कस विद योर साइकियाट्रिस्ट, वो ये आपको जवाब यही देगा। हुँ, तो एक तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ कंडीशंस को और लीगल एडवाइस जो है, हुँ, दोनों को AI के थ्रू नहीं करना चाहिए। हुँ, अच्छा, जहाँ तक है कि AI ज़रूरी पता है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो अगर फॉर इंस्टेंस कोई लिख दे अटेंशन का प्रॉब्लम है, हुँ, एंगर ज़्यादा आ रहा है, 2 सिम्पटम लिख के AI को लिखें, तो AI हुँ, अपने हिसाब से ADHD डायग्नोस करके भेज देगा, क्योंकि हुँ, उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हुँ, कोलैटरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फैमिली से नहीं हिस्ट्री हुई, हुँ, तो वो कर देगा। तो ये इनकम्प्लीट असेसमेंट है, ये हुँ, इनकम्प्लीट एक फॉल्स किस्म की है। हुँ, बल्कि इसका तो बाकी जो फील्ड्स हैं उसमें भी लोग हमें यही जो फिजिशियंस बताते हैं कि अगर आप हेडेक को सर्च करें ज़्यादा, हुँ, तो हुँ, वो ब्रेन ट्यूमर तक पहुँचा देता है हुँ, फ़ौरन से। हुँ, तो ये AI ना इस बारे में रिलायबल नहीं है, मेरा तो हुँ, ये ख़्याल है। बल्कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को इससे हेल्थ एंग्ज़ायटीज़, एक और डिसऑर्डर हुँ, हाइपोकोंड्रियासिस और हेल्थ एंग्ज़ायटी हुँ, डेवलप हो रही है विद ओवर यूज़ ऑफ AI, हुँ, जब वो हेल्थ की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हुँ, तो ये मेरा ख़्याल है कि इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये असेसमेंट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक हुँ, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, हुँ, यही 2 क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल्स हैं जो इसको थ्रू हिस्ट्री में एग्ज़ामिनेशन और क्लिनिकल स्केल्स के हुँ, थ्रू इसको डायग्नोज़ करते हैं। राइट। इसके अलावा आप खुद से इसको डायग्नोस नहीं कर सकते? खुद से नहीं कर सकते, कई हुँ, वैसे कुछ ऐसे सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनेयर्स हैं हुँ, जिस पे लोग डायग्नोज़ करते हैं, बट वो स्क्रीनिंग क्वेश्चन्स हैं, और वो उससे हुँ, डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हुँ, होता, हुँ, स्क्रीनिंग हो सकती है बाहर। कि ये हो सकता जी, है। हो सकता है, हुँ, फिर वो कन्फर्मेशन एक हुँ, प्रोफ़ेशनल ही करेगा। हुँ। अच्छा, एडल्ट ADHD की जब हम बात करें,
इसके क्या मेजर मार्कर्स हैं जो हमें ज़्यादातर पेशेंट की प्रेजेंटेशन में नज़र आएंगे? देखिए, अडल्ट एडीएचडी में ज़्यादातर तो वही लोग होंगे जो चाइल्डहुड से आ रहे हैं इस हम्म, प्रॉब्लम के साथ, कुछ लेट पे प्रेजेंट करेंगे। हम्म, और इसमें इसमें प्रॉब्लम वही अटेंशन रेगुलेशन का आ रहा होगा, हम्म, एंगर, इम्पल्सिव बिहेवियर का आ रहा होगा। हम्म, इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी ज़रा कम होती है, लेकिन हम्म, फिर भी कुछ लोग अडल्ट एज में भी हाइपर एक्टिव थोड़े से, उसमें ये नहीं होता कि वो बहुत भागते हैं, बट वो फिजिटिंग या इस तरह की कुछ हाइपर एक्टिविटी भी माइनर सी हो सकती है। हम्म, इसके अलावा मेन प्रॉब्लम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे यही, जैसे टाइम का आपने बताया, हम्म। टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये क्या होती है? व्हाट इज टाइम ब्लाइंडनेस? अच्छा, टाइम ब्लाइंडनेस एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपलर वे में ये बता सकता हूँ। जैसे किसी इंसान को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, यानी हम ग्लासेस लगाते हैं दूर की चीज़ें देखने के हम्म, लिए कि बहुत दूर कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जब वो चीज़ करीब आती है तो नज़र आना नजर आना शुरू शुरू हो होती है। जाती है। तो टाइम ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट है कि जब एक डेडलाइन बहुत दूर है, तो एडीएचडी ब्रेन को नज़र नहीं आती, वो उसको अभी अप्रिशिएट नहीं बहुत कर, वक्त है, अभी बहुत वक्त है। कर जैसे ही वो लूंगा। करीब आती है तो अचानक से फिर उनके विजन में वो चीज़ आ जाती है। हम्म, तो दिस इज़ टाइम ब्लाइंडनेस के प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ द टाइम नहीं होता, और उसके मुताबिक जो हमने अपने बिहेवियर में चेंजेस करनी है, प्लानिंग्स करनी है, हम्म, वो इंसान नहीं कर पाता। तो हम्म। ये बेसिकली टाइम ब्लाइंडनेस है। क्या ये रीज़न हो सकता है कि एट एट टाइम्स जो एडीएचडी इंडिविजुअल्स होते हैं, जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने देखा कि अच्छा टेक्स्ट आया है, मैं भी रिप्लाई करती हूँ, और हो सकता है कि वो 2 दिन मुझे याद ही ना रहे कि मैंने रिप्लाई करना है। हम्म। सो क्या ये टाइम ब्लाइंडनेस हमारे अदर बिहेवियर्स को भी अपार्ट फ्रॉम द डेडलाइंस इम्पेक्ट कर सकती है, या उसका कोई और रीज़न है? आई थिंक इसका एक और रीज़न है। अच्छा। ये बेसिकली जो एडीएचडी अडल्ट में जो मेन एक और चीज़ होती है कि वर्किंग मेमोरी प्रॉब्लम्स। हम्म, वर्किंग मेमोरी का मतलब है जो डे टू डे हमारी मेमोरी है, या मसलन फॉर इंस्टेंस अगर ये हस्बैंड वाइफ का एक एक मुझे आ गया याद बात कि एक किसी ने शेयर किया जी, वाइफ कह रही है हस्बैंड को ये सौदा लेके आना, ये 2 चीज़ें लेके आनी है। हम्म, वो बाहर जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, या हम्म, एक चीज़ ले आते हैं, दूसरी नहीं लाते, और उनको हम्म, वाक़ई याद नहीं होता। हम्म, तो ये फॉरगेटफुलनेस जो हम्म, यंग एज में है, इसमें बहुत ज़्यादा रीज़न इसकी ये एडीएचडी रिलेटेड जो है वर्किंग हम्म, मेमोरी इश्यूज़ आ जाते हैं। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम आ रहा होता है। हम्म, और इसकी वर्किंग मेमोरी के बारे में मैं अपने पेशेंट्स को यही करता हूँ गाइड के, एडीएचडी ब्रेन की कैपेसिटी इस मामले में महदूद है। हम्म। तो यू नीड टू क्रिएट अ वर्किंग मेमोरी बाय योरसेल्फ। वो ये कैसे? कैसे क्रिएट होगी? वो आई थिंक आजकल के दौर में, मॉडर्न दौर में, आप फ़ोन पे प्लानर्स के थ्रू, अलार्म्स के थ्रू आप चीज़ें पूरा प्लान कर सकते हैं कि आपको हुँ, अलार्म हो जाए कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है। हुँ, नंबर 2, डायरी आप अपने साथ रखें, और हुँ, जो भी थॉट आती है उसको नोट करते जाएँ चीज़ों को। ठीक है। थ्रू डायरी वर्किंग मेमोरी आपकी डायरी या फ़ोन बन सकता है। अच्छा, अनदर क्विक क्वेश्चन। सो एक इंसान जो जनरली ये प्रैक्टिस करता है वर्सेस एक इंसान जो एडीएचडी के साथ इसको प्रैक्टिस करता है, क्या मेमोरी फंक्शनिंग भी इससे इम्प्रूव होगी? ब्रेन की जो एक मेमोरी क्रिएट करने की कैपेसिटी है, वो इससे इम्प्रूव होगी? आई थिंक इम्प्रूव नहीं होती। हुँ, इसमें सिर्फ़ उस प्रॉब्लम से जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है वो नहीं होते। मसलन एक वर्किंग ठीक है, मेमोरी अगर आपने थ्रू सपोर्ट लेके ठीक कर ली है, बेहतर कर ठीक ली है, है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ना, भूलेंगे ठीक नहीं है, चीज़ों को, ओके, टाइम पे करते जाएँगे। ठीक है, एक अलार्म आ जाएगा, दवाई खानी है, ठीक है। तो फ़ौरन से दवाई खा लेंगे। हुँ, तो वो एक वर्किंग मेमोरी जो इनमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं विद अदर टूल्स। हुँ, तो इसमें डायरी, हुँ, एडीएचडी पर्सन के लिए डायरी और एक अच्छा स्मार्ट प्लानर, हुँ। ये मस्ट है। ठीक है। इसके अंदर आई नो आई एम गोइंग टू डीप इनटू इट एंड गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। अच्छा, फॉर अ एडीएचडी पर्सन जो कि डायरी मेंटेन कर रहा है और उसकी सिस्टैटिक रूटीन है, सेम वही रूटीन है, और एक दिन उसने डायरी मेंटेन नहीं की, प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन वो उसी रूटीन को मिस कर सकता है, बिल्कुल, उस वक्त दवाई खाना मिस कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। यही वो वर्किंग मेमोरी का प्रॉब्लम है कि वो हम्म, बिल्कुल उसमें उनको इश्यूज़ आ सकते हैं। हम्म। अब यहाँ से एक बहुत अहम सवाल डॉक्टर साहब जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं और पैदा भी होता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जब आप उस तरह फंक्शन नहीं कर रहे जिस तरह आपके काउंटर पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, घर वाले बाकी लोग फंक्शन कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप भी मुतासर होंगे। ये बीवी एक दफ़ा तो इग्नोर कर देगी कि सौदा पूरा नहीं आया, लेकिन हुँ, बार बार जब यही हाँ, होगा तो फिर रिश्ता भी ख़राब सही होगा। सही सही। रिश्ते में क्या चैलेंजेस आते हैं इसकी वजह से? एडीएचडी स्पाउस जो है ना,
उनके जो कॉमन 5-6 चैलेंजेस हैं उनमें एक तो यही भूलने का, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मेल एडीएचडी जो लोग हैं ना उनको प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, भूल शादी की जाते डेट, हैं। बर्थडे की डेट, हम्म, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो भूल जाते हैं और उसके ऊपर फिर कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं बिहेवियरल। और दूसरा एज एक और आई थिंक हम लोग थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो इम्पल्सिव बिहेवियर है एडीएचडी का, उसमें एंगर ज़्यादा है, फ़ौरन से गुस्से में आ जाना, इमोशनल ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है एडीएचडी में हर चीज़ को, तो वो जो इमोशनल साइड है उसकी वजह से झगड़ा ज़्यादा होता है, गुस्सा जल्दी आता है, गलत रिमार्क्स पास कर देते हैं, कुछ इम्पल्सिव एक्ट्स ऐसे एंगर के हो जाते हैं, स्पाउस कर देते हैं जिसकी वजह से फिर बाद में कॉन्सिक्वेंस आ रहा होता है। और उसके अलावा जो एडीएचडी से रिलेटेड जो उनको जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही होगी चीज़ों में, तो उसकी वजह से फिर घर पे भी वो चीज़ें इस तरह की आ रही होंगी। एडीएचडी के जो स्पाउस होते हैं ना उसमें उन पे इल्ज़ाम ये लगता है कि जी सुस्त बहुत हैं, ये चीज़ें भूल जाते हैं, केयरलेस ये है। हमारी केयरलेस हैं, ये हमारा ख्याल नहीं ख्याल रखते, नहीं रखते। इनको मैंने 10वां याद कराया कि ये फलानी एनिवर्सरी आ रही है तो याद रखना, उनको याद नहीं रहता, तो ये बेसिकली केयरलेस है और ये हमें जितनी केयर हमें चाहिए वो नहीं मिलती। इसमें मैं उनको गाइड करता हूँ कि ये उनकी ब्रेन की कैपेसिटी में ही नहीं था, वर्किंग मेमोरी इश्यूज हैं, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे, बल्कि एडीएचडी की बड़ी पेनफुल एक चीज़ है कि वो जो शेम और गिल्ट इनको होता है बाद में इन वाकयात के बाद, कि जब वो उनका दिल चाह रहा होता है कि वो ये बात याद रखें, उनको पता भी होता है हमने रखनी है बट वो नहीं रख पाते, तो इसके साथ शेम और गिल्ट बहुत एसोसिएटेड होता है। और एडीएचडी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो लोग इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले हैं या एम्पैथेटिक हैं बहुत ज़्यादा, उनको सेकेंडरी एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत होता है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से क्या मुराद इंट्रोवर्ट है? मीन्स कि वो इतने सोशल नहीं है, ठीक है। वो अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं करते लोगों के साथ। जिस तरह मैंने बताया था कि वो वाले बच्चे जिनमें अटेंशन का प्रॉब्लम है, उनमें एंगर और इम्पल्सिविटी का नहीं है, तो उनका सारा एंगर और इम्पल्सिव बिहेवियर टुवर्ड्स देयर ओन सेल्फ डायरेक्ट हो जाता है और उनको एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में जो पार्टनर्स हैं एडीएचडी इंडिविजुअल्स के, वो कैसे अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं, कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो इस एडीएचडी के फिनोमेना को पार्टनर को अगर समझ आ जाए कि ये इनके सिम्टम्स हैं, ये चीज़ें इनके इख्तियार में हैं, ये चीज़ इनके इख्तियार में नहीं है, तो वहीं से आधा मसला हल हो जाता है। यानी अगर वर्किंग मेमोरी इश्यूज समझ आ गया स्पाउस को, तो वो फिर इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं करते, उनको अंदाज़ा है कि ये, बल्कि खुद याद करा देते हैं। जिस चीज़ को वो चाह रहे होते याद रखे, तो उसी टाइम 1 घंटे पहले याद कराते हैं कि आज ये है, चलो अब क्या करना है आगे। कोई बाहर जाना है तो वो खुद उस वर्किंग मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं। तो हम तो यही उनको गाइड करते हैं कि आपने ठीक खुद है। बनना है वर्किंग मेमोरी का पार्ट, तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अभी पीछे ये भी बात की कि इन इंडिविजुअल्स को जॉब पे भी चैलेंजेस आते हैं, डोपामिन की प्रॉबेबली उसकी वजह से। तो क्या कोई सर्टेन सेट ऑफ जॉब्स हैं जिन पे ये लोग बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और कोई सर्टेन सेट ऑफ जॉब्स जो जिनके लिए इनको नहीं कोशिश करनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बल्कि आजकल हम लोग करियर काउंसलिंग में ये चीज़ें लोगों को गाइड करते हैं। एडीएचडी में जो इनकी स्ट्रेंथ्स है ना, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एनर्जी बर्स्ट इनमें होते हैं, और एम्पैथी है, ये सारी चीज़ें ऐसे एनवायरनमेंट्स और ऐसी जॉब्स के लिए सूटेबल हैं जिसमें, जिस तरह मेडिकल में डॉक्टर्स जो ईआर में काम करते हैं, फायर फाइटिंग, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, इस तरह की चीज़ें जिसमें क्रिएटिव वर्क है, जैसे फॉर इंस्टेंस एक ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की तमाम चीज़ें जिसमें क्रिएटिव वर्क और हाइपर फोकस फेज का बहुत हेल्प होती है, और रिस्क टेकिंग भी इन्वॉल्व होगी, तो इन तमाम में एडीएचडी लोग बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है। और वो कौन से हैं जिसमें जॉब्स हैं प्रॉब्लम जिसमें होते, प्रॉब्लम अच्छा, ज़्यादा होगी? प्रॉब्लम ज़्यादा वाली जॉब्स वो हैं जिसमें कोई डाटा एंट्री करनी हो, डाटा एंट्री इश्यूज में, ऐसी जॉब जिसमें डेस्क पे बैठ के कांस्टेंट बैठना पड़ता है, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसी जॉब जिसमें प्रूफ रीडिंग करनी होती है, वो इनके लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसी जॉब जिसमें इनका पैशन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये अच्छा, इससे एक ज़िमनी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये एक ना एडीएचडी की एक प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं ब्रोकन मोटिवेशन। अच्छा, ये क्या होती है? ब्रोकन मोटिवेशन, अच्छा, मोटिवेशन रूटीन में आम लोग जो न्यूरोटिपिकल है उनके लिए एक कांस्टेंट चीज़ भी रह सकती है और उनके लिए आसान है,
एक्सटर्नली और इंटरनली मोटिवेट हो जाना। सर आपने न्यूरोटिपिकल की टर्म यूज की है, अगर आप इसको भी एक्सप्लेन करते अच्छा, करते इस कॉन्सेप्ट तक चले जाएं। आई थिंक न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट आजकल टर्म्स यूज होती हैं। न्यूरोटिपिकल का मतलब है जिन वो ऐसे अफराद जिनको जो बचपन से जो कुछ डिजीज़ हैं, मसलन जिसमें ADHD है, ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं हैं। उनका ओके, ब्रेन डिफरेंट है और ठीक जिनको है। ये है उनको न्यूरो डाइवर्जेंट हम कहते हैं। और आजकल इसको इस तरह हम लेते हैं कि ये डिफरेंटली केपेबल ब्रेन्स हैं। ओके, डिसेबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड नहीं, डिफरेंटली डिफरेंटली केपेबल। केपेबल है। ठीक है, दैट इज यानी इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं इस पे कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो दुनिया के सबसे बड़े जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं ADHD विद हाई IQ वालों को पकड़ा दूँ। हम्म, ग्रुप बना के उनका एक प्रॉब्लम को बता दें, वो सारा उस पे हाइपर फोकस करके हल निकाल लें। ठीक है, और ऐसा हल निकालेंगे जो शायद जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो हाँ न्यूरोटिपिकल्स टिपिकल्स नहीं निकाल नहीं निकाल सकेंगे। सकते। सो मेरे ख्याल में इसी तरह ही इस चीज़ का हल है। सो ये स्ट्रेंथ है एक तरह से हाँ, कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात लेकिन में। समटाइम्स इसको ना थोड़ा नेगेटिवली भी लोग यूज़ करते हैं। हम्म, जो इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी समझने की ज़रूरत है कि वो एक हम्म, प्रॉब्लम वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा है, ये सफ़र भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स है जिसका इनको फ़ायदा हो रहा होता है। तो मेरे ख़्याल में ये न्यूरोटिपिकल और डाइवर्जेंट टर्म्स के साथ फ़ैमिलियर होके बल्कि इन लोगों को फिर फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट उनको गिल्ट नहीं होगा। हम्म, उनको जो स्टिग्मा फेस करना पड़ता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है और ये हम्म, अपनी सलाहियतों को एनहांस कर सकते हैं हम्म। और अपनी जो शॉर्टकमिंग्स और प्रॉब्लम्स हैं उसके अराउंड नेविगेट करके ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। सर अगर आप मजीद ब्रोकन मोटिवेशन को इसके अंदर अच्छा, एक्सप्लेन आई कर थिंक दें। ब्रोकन मोटिवेशन जो है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि जो ADHD इंटरनली मोटिवेट नहीं होते, हम्म, ये एक्सटर्नली ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इसके लिए हम कहते हैं 3 P's। अच्छा, पहला है पैनिक। ठीक है। पैनिक का मतलब है कोई भी डेडलाइन, कोई भी थ्रेट, कोई भी हम्म, चीज़, पैनिक सिचुएशन में ये मोटिवेट हो जाएँगे। हम्म, दूसरा है पैशन, यानी हम्म, इंटरेस्ट, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में है हम्म, ADHD पर्सन का, तो वो उसमें होंगे इंटरेस्ट। और तीसरा है पर्पस। हम्म, पर्पस का मतलब है कि जर्नल लाइफ का जो पर्पस इंसान के हम्म, कुछ गोल्स होते हैं, जर्नल गोल्स, हम्म, तो उसमें भी ये लोग कॉन्स्टेंटली मोटिवेट रह सकते हैं। तो पैशन, पर्पस और पैनिक 3 तरीकों से मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम जब ADHD में हम गाइड कर रहे हो तो हम कहते हैं जी इन 3 तरीकों से अपनी मोटिवेशन को ठीक रखें। हम्म, तो ये 3 वेज़ उनको बताए जाते हैं हम्म, और ये जो उनके आस-पास के लोगों को भी हम गाइड करते हैं कि अगर हम्म, आपने इनको कोई समझानी है बात, तो इन 3 तरीकों से ही समझानी है। ठीक है, ठीक है। सो क्या सारे इंडिविजुअल्स जिनको ADHD है एडल्टहुड में उन्हें दवाई लेनी पड़ेगी? जहाँ तक मेडिकेशन का ताल्लुक है ना, तो मेडिकेशन में अगर सिम्पटम्स मॉडरेट टू सीवियर होते हैं जिसमें हम्म, फंक्शनिंग ख़राब हो रही है, तो हम तो मेडिकेशन का ट्रायल मेरे ख़्याल में लेना चाहिए। ठीक है। और मेडिकेशन विदिन 1 मंथ 2 मंथ्स में क्लियर कट वो जो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अगर फ़ायदा हो रहा हो तो हम कंटिन्यू रखते हैं। हम्म, कई लोगों को मेडिकेशन का फ़ायदा नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि इस इंडिविजुअल का ब्रेन मेडिसिन के बगैर फिर फंक्शन ही नहीं करेगा? क्योंकि बहुत से लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हम इसके एडिक्ट हो जाएँगे, इसके बगैर तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। देखिए, मेडिकेशन के बगैर फंक्शन तो वो कर ही रहे हैं आज तक, हुँ, पर वो फंक्शनिंग कैसी है ये सवाल है। हुँ, वो फंक्शनिंग क्या ऐसी है जो उनको फ़ायदा दे रही है? हुँ, अगर एक बंदे की फंक्शनिंग इतनी डिस्टर्ब है कि वो हर 6 महीने बाद जॉब्स चेंज कर रहा है, हुँ, फाइनेंशियली तकलीफ़ में आ रहा है क्योंकि वो जॉब होल्ड नहीं कर सकता अपने हुँ, ADHD के प्रॉब्लम की वजह से। हुँ, उसकी खुदा न ख़ास्ता रिलेशनशिप इतने ख़राब हो गए हैं कि मैं डिवोर्स के वर्ज पे आ गया है। हुँ, तो मेरे ख़्याल में तो अगर ये इसको प्रोज़ एंड कॉन्स देखें सिचुएशन के, अगर एक मेडिकेशन खा के फंक्शनिंग लाइफ़ में बेहतर हो जाए, तो इट्स अ गुड हुँ, डील। हुँ, हुँ, हुँ। आप क्या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या लाइफ़स्टाइल चेंजेस इन इंडिविजुअल्स को रिकमेंड यस। करेंगे? क्या ज़िंदगी में ये चेंजेस लाएँ? अच्छा, सबसे पहले अगर बचपन से देखें तो साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से फ़ॉलो हुँ, अप और हुँ, उनकी एडवाइस को फ़ॉलो किया जाए। उसके अलावा डाइट और एक्सरसाइज वाली चीज़ें, हुँ, अडल्टहुड में तमाम ADHD रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ लोगों को मैं कहता हूँ कि वो एक्सरसाइज लाजमी करें। जिस तरह हुँ, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। वहाँ से डोपामीन उनको बूस्ट हुँ, मिलता है, तो वो एटलीस्ट जो डेफिशिएंसीज मैनेज कम हो होंगी। जाता है। हुँ, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट खाएं।
हाई प्रोटीन में उनकी ये अमाइनो एसिड्स ऐड हो जाएंगे, तो जो डोपामीन प्रोडक्शन ज़रा कुछ बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जो रिलीजियस कुछ चीज़ें, मेडिटेशन, प्रेयर्स, इस तरह की चीज़ें, नेचर में जाना, सनलाइट, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल करती हैं सर एडीएचडी। आपने मेडिटेशन की टर्म यूज की, क्या ये अटेंशन स्पैन बेहतर कर सकती है? बहुत बहुत बेहतर करती है अटेंशन स्पैन। बल्कि इसमें कई लोगों ने हमें बताया कि जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं या इवन कोई रिलीजियस काम कर रहे हैं, यानी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको एक मिलता स्ट्रक्चर मिलता है उनको लाइफ में। उनको एक टाइम मिलता है जिसमें उनकी ब्रेन सिंगल फोकस पे चल रहा होता है और उनको फ़ायदा होता है उससे बहुत। तो मेरे ख्याल में तो ये डोपामीन उससे बेहतर होता है लोगों का, और इससे चलना चाहिए। इसमें ना एक मैं ऑडियंस के लिए एक टर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ कि हेल्दी वेज ऑफ बूस्टिंग डोपामीन, इस पे वो सर्च करें। इसको सर्च करें, मेडिकेशंस को सर्च ना करें। तो मेरे ख्याल में यही इसको लाइफस्टाइल में चेंजेस प्लस मैं मेडिकेशन अगर चाहिए वो ले लें, थेरेपी में रहें और अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अराउंड नेविगेट करना सीखें। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्या कैफीन का इसके अंदर कोई रोल हो सकता है, कॉफ़ी चाय वगैरह का? देखिए इसमें कॉफ़ी और टी जो है ना, इसका बहुत पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है, यानी बड़ा डिफरेंट सा इफेक्ट है। कुछ लोगों को बहुत हेल्प करती है ठीक है। कॉफ़ी से, उनकी कंसंट्रेशन बेहतर होती है, कुछ की एंजाइटी वर्स हो जाती है। तो ये मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। इफ़ समबडी फाइंड इट हेल्पफुल तो वो कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई फिक्स नहीं है कि ये ट्राई करना चाहिए। कुछ के लिए हेल्पफुल है, कुछ के लिए नहीं। ठीक है सर। अब एक आखिरी सवाल जो मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल है, एक हेल्दी एडीएचडी इंडिविजुअल की सक्सेसफुल लाइफ कैसे दिखेगी? हम आइडियल की बात नहीं कर रहे, लेकिन एट टाइम्स कंपैरिजन बहुत होता है हमारी सोसाइटी में कि अच्छा यार मैं मे बी आई एम नॉट डूइंग वेल। सो एक सक्सेसफुल एडीएचडी आइडियली कैसे दिखेगा? यस, बल्कि रियलिस्टिकली कैसा दिखेगा, आइडियली नहीं। देखिए इसमें एडीएचडी ये डिपेंड करता है कि उसके सिम्पटम सिवेरिटी क्या है, वो सिम्पटम का कॉम्बिनेशन क्या है। इसमें मैं मिसाल दूं कि अगर सिम्पटम सिवेरिटी माइल्ड है और आईक्यू हाई है, तो फिर तो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो लोग बहुत बहुत वो टॉप प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एडीएचडी विद माइल्ड स्पेक्ट्रम पे अगर जो हैं वो भी लोग अच्छा गुजारा कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो नंबर 3 पे एडीएचडी विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वो भी ठीक रहते हैं अगर उनका एंजाइटी डिप्रेशन मैनेज हो। प्रॉब्लम वाले एडीएचडी जो हैं वो हैं जिनमें साथ कंडक्ट डिसऑर्डर बचपन के और बाद में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐड हो जाए और ड्रग एडिक्शन। ये 3-4 चीज़ें अगर ऐड हो गई हैं बचपन में या बाद में एडीएचडी के, तो फिर प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। और इसके अलावा एडीएचडी पीटीएसडी के साथ बहुत एसोसिएटेड है, वो भी लोग अच्छा रह लेते हैं अगर उनकी ट्रीटमेंट सही हो जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन और थेरेपी, इन कॉम्बिनेशंस पे फंक्शनिंग ठीक रह सकती है, और करियर ऐसा चूज करें जो आई थिंक मुनासिब हो। एक लास्ट में मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें ना इन एडीएचडी ब्रेन्स को एक प्रॉब्लम होता है कि ये रिजेक्शन को अच्छा मैनेज नहीं कर सकते। इनको क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन इनको मिले तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिजेक्शन सेंसिटिविटी डिस्फोरिया। यानी ये लोग क्या होती है? रिजेक्शन सेंसिटिविटी डिस्फोरिया ये है कि फॉर इंस्टेंस एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन को अगर नेगेटिव फीडबैक मिले कि भाई ये चीज़ गलत हुई है और ये इस तरह करना है, ये इसको ऐसे सही करें और इसको आप उसको गाइड करें, तो एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन इसको पर्सनलाइज नहीं करता और आसानी से इसको मैनेज कर सकता है। जो एडीएचडी ब्रेन इसको थ्रेट लेता है। अच्छा। एडीएचडी ब्रेन का जो एक प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट से इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और इनको बहुत मुश्किल होता है क्रिटिसिज्म को करना, इसीलिए इनको अथॉरिटीज़ के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। एडीएचडी ब्रेन्स अथॉरिटी के साथ सही नहीं चलते अनलेस वो रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हों, उनको अपना बड़ा या बुजुर्ग समझते हों, तो फिर वो ठीक रहते हैं, वरना ये इनके इश्यूज आ रहे होते हैं। और इसमें हम उनको गाइड ये करते हैं कि किसी की भी ओपिनियन आपके बारे में ज़रूरी नहीं फैक्ट हो, फैक्ट्स और ओपिनियन का डिफरेंस वो उनको बताना चाहिए। ये पैटर्न को बताते हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट आपका, आपने इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना है कि नेगेटिव फीडबैक को पर्सनलाइज नहीं करना।
और वो गैप देना है एक रिस्पॉन्स। इसमें ना एक 24 आवर रूल हम बताते हैं कि कोई भी ऐसा फीडबैक आए 24 घंटे तक रिस्पॉन्स नहीं कर देना। अच्छा, ठीक है। यानी 24 घंटे तक वो जो एक हाइप क्रिएट हो जाती है वो ज़रा टोन डाउन हो जाएगी, टोन डाउन हो इमोशनल, जाएगी। तो फिर वो दोबारा से लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होगा तो आप जवाब अच्छा सा दे सकते हैं मुनासिब ठीक सा। है। 24 आवर्स रूल है। फिर इसमें एक 5 मिनट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या जिस होता है? चीज़ में के डिले कर रहे होते हैं ना हम, तो हुँ, उसमें हम ये गाइड करते हैं कि जी एक टास्क है, चले हुँ, ईमेल का जवाब देना है। हुँ, तो मैं ये कहता हूँ उनको कि जी आपने ना सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम शुरू कर दो। हुँ, 5 मिनट रूल होता है कि भाई 5 मिनट के लिए वो अपने काम करना है, बेशक आप बाद में छोड़ दें। हुँ, होता ये है जैसे ही वो शुरू करते हैं वो फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। वो हुँ। स्टार्ट का ही प्रॉब्लम है। राइट, तो राइट, 5 राइट। मिनट रूल बड़ा इसके लिए इफ़ेक्टिव है। और इसी के थ्रू अब और एक और टेक्नीक होती है, उसको हम कहते हैं सलामी टेक्नीक। सलामी मीन्स वो एक मीट, जैसे उसके बड़ा सा मीट हुँ, का पोर्शन है, उसको आप स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। तो हम हुँ। ये कहते हैं बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में, पीसेस में। पीसेस में डिवाइड हुँ, करें और कंज्यूम वन पीस एट अ टाइम। मुझे यहाँ से एक मीम याद आ रही है, हुँ, हुँ। एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर देन, कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? यस, तो यू कट इट इनटू पीसेस पीसेस, एंड ईट इट वन बाय वन। यस। या ओके, और इसके और क्या टेक्निक्स है? ये और आई थिंक हाँ, ये वाली हुँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। और इसमें एक और जो बड़ी हुँ, एक बहुत पेनफुल बात है फॉर एडीएचडी पीपल, हुँ, उनको होता है कि ये जब कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं ना, जब वो टास्क कर लेते हैं, हुँ, तो न्यूरोटिपिकल पीपल टास्क कंप्लीशन पे खुश होते हैं और उनको अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्टेड फील होती हुँ, है और वो एक डोपामाइन हिट मिलता है। हुँ। इनको रिलीफ मिलता है। अच्छा। इनको स्ट्रेस और एंजाइटी जो बिल्ड हुआ होता है वो सिर्फ रिलीफ होता है, इनको उसकी खुशी नहीं हो रही होती। ठीक है, सो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि टास्क कंप्लीट किया और रिलीफ मिलता है। ठीक है। और हाइपर फोकस फेज में ज़ाहिर बात है कंप्लीशन करते हैं टास्क। हुँ, हाइपर फोकस फेज का नुकसान मैं बताना चाहूँगा। हुँ। नुकसान ये है कि इसके बाद एनर्जी क्रैश होता है क्रैश होगी। और हुँ, सिवियरली एग्जॉस्टेड हालत में इंसान चला हुँ, जाता है। फिर 2 दिन छुट्टी करनी पड़ती है। हुँ, ये एक थोड़ा-सा इसका, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हाइपर फ़ोकस फ़ेज़ बड़ी अच्छी चीज़ है, इसी में हर काम कर लें, अच्छी है, यही उनका वे है काम करने का, हुँ। बट उसके कॉन्सिक्वेंस भी हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन पैदा होता है जी, कि वो जो एनर्जी क्रैश है, उसको ये कैसे कर्टेल कर सकते हैं? उसको कैसे कम कर सकते ब्रेक, हैं? सिंपल उसका तरीका ब्रेक लें। हुँ, ब्रेक लें, स्टिमुलेशन कम करें। हुँ, वो जो हाइपर स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन और ओवरवेलमिंग फ़ेज़ जो है, उसको एक ब्रेक के थ्रू ही आप हल कर सकते हैं, हुँ, छुट्टी। हुँ, हुँ, इनको छुट्टी मिले, ब्रेक मिले, हुँ, थोड़ा-सा ये उस सिचुएशन से बाहर चले जाएँ। बल्कि हुँ, एडीएचडी ब्रेन्स को हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि वो ना अपने, अगर वो जॉब्स कर रहे हैं, वो हुँ। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लिया करें। ठीक एवरी है, 3 मंथ्स वो 4 डेज़ ऑफ करें। ओके। उसमें वो जो थोड़ा से दोबारा से रिचार्ज हो जाएँगे आसानी हुँ, से। और वो जो एक मेंटल बर्नआउट और एग्ज़ॉशन है वो नहीं होती। अच्छा, हुँ, इसमें एडीएचडी ब्रेन की एक और लिमिटेशन ये है कि हुँ, इनको एग्ज़ॉशन बहुत शदीद होती है। हुँ, ये बहुत शदीद एग्ज़ॉशन, ये आम एग्ज़ॉशन नहीं है कि हुँ, आम बस एक रात सो के ठीक हो गया, ऐसा नहीं। हुँ। ये एक हाइपर फ़ोकस फ़ेज़ या बड़े प्रोजेक्ट के एंड में हो सकता है 1 हफ़्ते तक ये अपने यूजुअल सेल्फ में वापस ना आ सकें। जिसके अंदर हम फिज़िकल एग्ज़ॉशन की भी बात एंड कर रहे हैं मेंटल, और मेंटल बोथ एग्ज़ॉशन की भी बोथ बात कर रहे एग्ज़ॉशन हैं, ठीक है। हुँ, इसमें होता है। हुँ। और जो ब्रेक ली है उसके अंदर आप फिज़िकली और मेंटली दोनों रिलीफ़ दे रहे दोनों हैं। रिलीफ़ दे सिर्फ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम से छुट्टी ले ली, लेकिन मैं अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट किसी और बिल्कुल, चीज़ में कर इसमें रहा हूँ। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उस जगह से चले जाएँ। हुँ, यानी किसी और शहर में चले जाएँ, किसी हुँ, और लाहौर के अंदर ही कहीं और अगर रहते हैं तो कहीं और हुँ, चले जाएँ। एनवायरनमेंट चेंज करना ज़रूरी है ताकि वो जो हाइपर स्टिमुलेशन की जो एक समझ लें कंटीन्यूअस इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो रुक जाएँ। ठीक है। और बल्कि इसमें एक मैंने किसी को मशवरा दिया तो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि हुँ, मैं 3 महीने बाद ना, जब मैं कोई ब्रेक लेता हूँ तो मैं अकेला जाके होटल में सो जाता हूँ। अच्छा, यानी वो सिर्फ़ 1 दिन पूरा जाके सो जाता है। ठीक है। यानी उसके लिए वो सोना, उस एनवायरनमेंट से हट जाना, यही उस और जैसे ही कहता है वापस आता, मैं दोबारा एनर्जी से काम कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर डॉक्टर साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई बंदा अगर फाइनेंशियली इतना वेल इक्विप्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या ये ब्रेक हो सकती है कि 5-6 घंटे के लिए वैसे नेचर में चले जाना? हमारे लाहौर में पार्क्स हैं, हाँ, बहुत सी बिल्कुल, छोटे-छोटे बिल्कुल। स्पॉट्स हैं। बिल्कुल, आई थिंक हुँ, जो जैसे मैंने लाइफ़स्टाइल की जो बात की हुँ, थी तो उसमें सनलाइट एक्सपोज़र हुँ, मॉर्निंग वाला और नेचर के करीब रहना, ये हुँ, डोपामाइन रिचार्ज करता है।
ओके। ये दोनों डोपामीन रिचार्ज हैं। और एक्सरसाइज करना डोपामीन रिचार्ज है। अचीवमेंट्स इंसान को आना वो डोपामीन रिचार्ज है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन इनटेक है, डाइट ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ इंजॉयबल, कोई भी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपकी ये डोपामीन को दोबारा से रिचार्ज करती हैं। राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ADHD ब्रेन का ये आता है कि इनको ऐसे डोपामीन हिट्स चाहिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेसिव हैं, जिसमें ड्रग्स एंड क्राइम, उसकी डोपामीन हिट तो मैच नहीं करती ना इन बिल्कुल चीज़ों नहीं से। करेगी। तो ये हम ADHD जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बहुत गाइड करते हैं कि आपने इनकी ना ग्रूमिंग पे और इनके वैल्यू सिस्टम बहुत काम करना है, इनको इस जगहों से रोकना है। क्योंकि ADHD का खुदा न खासा वर्स्ट आउटकम ये है कि वो ड्रग एडिक्शन या क्राइम क्राइम, एक्टिविटीज में क्योंकि फंस जाएंगे। ये दे आर प्रोन, ब्रेन को वो इम्पल्सिविटी की वजह से। चाहिए, ब्रेन को वो डोपामिन हिट चाहिए, वो हिट्स हेल्दी ही होनी चाहिए। तो आई थिंक पॉडकास्ट के एंड में मैं जो टेक होम मैसेज है कि हेल्दी डोपामिन हिट्स पे हर कोई अपनी असाइनमेंट बनाए। चैलेंज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Thank you ये जी। मेरे लिए भी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कुछ आज के पॉडकास्ट में आपसे सीखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, यहाँ पे आने का और हमें अपना वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जी। आज के पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि वो एडल्ट्स जो ADHD के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, और 3 P's क्या हैं जिनके थ्रू ADHD इंडिविजुअल्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आगे आप किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहेंगे।